Okay, dear students. So we are going to start engineering mechanics. I am Pranav Kumar Pandey, teaching faculty. So without any delay, we will start with unit 1. Okay, so we are going to see basic concepts, forces, principle of transmissibility of forces, moment of a force, a scalar formulation and its vector formulation also, then moment of a couple, resolution of a force, Varignon's theorem, then force system and resultant of a force system. These all topics we are going to cover in unit 1. Okay, so before studying these topics, we will first know about a rigid body and resistant body. It is very important. Okay, so let's start. Okay, so rigid body. Rigid body क्या है? A solid body in which deformation is zero or negligible. Means आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होगा या फिर डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, मीन्स जीरो डिफॉर्मेशन. तो दैट काइंड ऑफ सॉलिड बॉडी वुड बी कंसिडर्ड एज रिजिड बॉडी. ओके, दूसरा पहलू क्या है इसका कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स ऑन ए रिजिड बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इन टाइम रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स एक्सर्टेड ऑन इट. मतलब कोई भी एक बॉडी है, ओके इसके किसी दो पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से पार्टिकल ए, पार्टिकल बी. दो पार्टिकल को हमने कंसिडर किया जो कि एक डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है और इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इस बॉडी पर आ रहा है. ओके, कुछ सेंटर की तरफ फोर्सेस आ रहा है, कुछ सेंटर से अवे फोर्सेस आ रहा है, या फिर किसी पॉइंट पर मोमेंट भी आ रहा है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट्स एक्सर्टेड ऑन इट, इस पर एक्ट कर रहा है. लेकिन लेट से ये हम कब देख रहे हैं? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर. आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लीजिए t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पर, इस बॉडी में ये जो दो पार्टिकल हमने कंसिडर किया था ए और बी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी फाइनली डी ही होगा आफ्टर 10 सेकेंड. ओके, मतलब क्या समझे? ये समझे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट है और सेम है, इसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना. तो दिस काइंड ऑफ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी. एंड ऑल्सो वी कंसिडर दैट इस बॉडी में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दैट इज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन. ओके, या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो नेक्स्ट इज रेसिस्टेंट बॉडी. रेसिस्टेंट बॉडी क्या है? मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ शाफ्ट. एक शाफ्ट को हम कंसीडर करते हैं. ओके, फर्स्ट रीड दिस कि ये रिजिड बॉडी तो है नहीं बट इट एक्ट्स लाइक ए रिजिड बॉडी अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स और अंडर सर्टेन लोडिंग कंडीशन. मीन्स दिस इज शाफ्ट. ओके, लेट से ये मैक्सिमम फोर्स जो बियर कर सकता है वो बियर कर सकता है 500 न्यूटन. ओके, सो अप टू 500 न्यूटन इसमें तो किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं आएगा क्योंकि इतने फोर्सेस को ये बियर कर सकता है अप टू 500 न्यूटन. सो अप टू 500 न्यूटन ये कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए रिजिड बॉडी. यही चीज लिखा हुआ है कि अंडर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब कुछ अमाउंट के लिए या कुछ सर्टेन लोडिंग कंडीशन के लिए जो लोड लगा रहे हैं बॉडी पर, उसके लिए जो बॉडी है वो कैसा एक्ट कर रहा है? एज ए रिजिड बॉडी. तो दैट काइंड ऑफ बॉडी इज नॉन एज रेसिस्टेंट बॉडी. आफ्टर 500 न्यूटन ये डिफॉर्म कर जाएगा, लेकिन वो मेरा रिक्वायरमेंट है ही नहीं. हम मशीन का जब डिजाइन करते हैं उसमें मान लीजिए शाफ्ट का रिक्वायरमेंट है, कुछ कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है, तो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उसको बनाते हैं. मान लीजिए कि मेरा रिक्वायरमेंट है 500 न्यूटन, तो हम 1000 न्यूटन तक का एक बॉडी बनाते हैं जो उतने फोर्सेस को वो रेसिस्ट कर सकता है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट रेसिस्टेंट बॉडी. ओके, सो लेट्स सी अबाउट मैकेनिक्स. सो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट कंसीडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज दैट आर इन रेस्ट और इन मोशन. मतलब फोर्सेस का क्या इफेक्ट आ रहा है किसी भी बॉडी पर, जो बॉडी रेस्ट पर है या इन मोशन है. ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इसी इसी के प्रिंसिपल्स को, मतलब मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? मैकेनिकल डिजाइन में यूज कर रहे हैं. ओके, सो मैकेनिक्स
का क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मैकेनिक्स आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में रिजिड बॉडी का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो अभी पढ़ने वाले हैं, और डिफॉर्मेबल बॉडी का हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। नाउ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज क्लासिफाइड एज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स मीन्स a study of body at rest, and dynamics is a study of body in motion, and it is classified into two parts, kinematics and kinetics. तो काइनेमैटिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मोशंस को स्टडी करते हैं। बॉडी, कोई भी बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, so we are not concerned about forces in kinematics, we are just concerned about the motion, the different types of motion the body is doing या the particle is doing. In kinetics we are considering motions and forces, okay, दोनों को हम कंसिडर करके चलते हैं, फॉर ए पार्टिकल एंड फॉर ए रिजिड बॉडी। ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स। सो फोर्स क्या है? फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, है ना। दो बॉडी, या तो दो बॉडी एक्चुअली एक्चुअली इंटरेक्ट करेंगे, या फिर दो बॉडी स्यूडो इंटरेक्ट करेंगे, स्यूडो या फिर इमेजिनरी या फिर फॉल्स इंटरेक्शन होगा, है ना। इस तरीके से मतलब एक्चुअली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे। दो कंडीशन हो सकता है इसका, मतलब इंटरेक्शन हो रहा होगा। जैसे दो बॉडी को हम कंसिडर करते हैं, ओके, लेट्स सी ये दो बॉडी, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ओके। तो ये दो बॉडी आपस में क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। लेट्स से ये बॉडी मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी से, और ये बॉडी मूव कर रहा था v2 वेलोसिटी से। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी दैट ट्राइज टू चेंज द मोशन ऑफ अदर बॉडी। मतलब अगर ये बॉडी और ए और बी दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो दे विल डू व्हाट, दे कैन एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, या तो वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब अगर ये मान लीजिए, मान लेते हैं कि v1 बड़ा था v2 से, मतलब v1 ज्यादा तेज चल रहा था किससे, v2 से। तो जैसे ही इंटरेक्शन हुआ दोनों का, या इंटरेक्शन होने के बाद ऐसा हो सकता है कि अब v2 बड़ा हो जाए v1 से, है ना। तो ये किसका इफेक्ट है जिसके कारण ये हुआ, ये फोर्सेस का इफेक्ट है ना। तो फोर्स क्या करता है, ठीक है, दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज द मोशन ऑफ द अदर बॉडी। जब इंटरेक्शन होता है तब। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पता है आप लोगों को, कैरेक्टराइज बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को लाइन ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, और इसको पॉइंट ऑफ एक्शन। अब देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है और पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होता है। लेट अस कंसीडर अ बॉडी, ये कोई बॉडी है, कोई बार है, ओके। लेट से इस पॉइंट पर कोई एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से, इसको अच्छे से सुनना है कि इस पॉइंट पर, लेट से ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक फोर्स एफ लग रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने बोला ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन। इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। दूसरा, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन वही जो फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स कैसे लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो ये जो डैश लाइन मैंने दिखाया है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट फोर्स तुम्हारा लग रहा है ना। तो पॉइंट ऑफ एक्शन समझ में आ गया, और ये लाइन ऑफ एक्शन है। यहां तक क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। यही रिप्रेजेंट करता है फोर्सेस का डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। देखिए लेट से इस पॉइंट पर कोई फोर्स एफ लग रहा है, जैसा मैंने ऊपर बताया। तो ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन, और ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। अभी मैंने बताया ऊपर आप लोगों को, ओके। सो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस में, कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अच्छे सुनना है, कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कैन बी मूव्ड एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ऑन द रिजिड बॉडी। मतलब इस पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उसके लाइन ऑफ एक्शन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे कोई भी इस रिजिड बॉडी पर एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं आने वाला है। ओके, मतलब ये ए फोर्स जो यहाँ लग रहा है, लेट्स से ए है, तो हमने ट्रांसफर कर दिया इसको बी पॉइंट पर, ओके।
इससे कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट बॉडी पर नहीं आएगा। मैंने इसी फोर्स को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ओके, सो सो जस्ट आई वाज गोइंग टू शो यू हेयर, यही यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को कि इस फोर्स एफ को मैंने लेट से यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, इस पॉइंट पर। फोर्स एफ है, नेचर वही है फोर्स का, बस उसके लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है। ओके, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके, सो नाउ ओके, सो लेट्स सी दिस फिगर। ये फिगर जो आप लोगों को दिख रहा है, इसमें इस पॉइंट पर लेट्स से ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ठीक है। ओ पॉइंट पर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है लेट्स से एफ, और ये हॉरिजेंटल से मान लेते हैं थीटा डिग्री बना रहा है, हॉरिजेंटल से थीटा, ठीक है। तो मैं इसका डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसका बेसिक कंसेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ कि ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का कहाँ पर एप्लीकेशन है इसका। देखिए, लेट से ये जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स थीटा कॉस थीटा होता है, ये मैं बताऊंगा आगे। अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा होता है। तो ये इसका कम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं, फोर्सेस को हमने रिजोल्व कर दिया। ओके, टू कंपोनेंट्स में एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। सो ये जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कॉस थीटा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ एक्शन है, और इसके अबाउट ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है डैश्ड लाइन, ये इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैंने इस पॉइंट पर इस फोर्स को ट्रांसफर कर दिया। ओके, इस वर्टिकल फोर्स को मैंने कहाँ पे ट्रांसफर किया, इस पॉइंट पर मैंने ये सब माइंड में करना है, ये सब एक्चुअली नहीं करना है। ओके, एफ साइन थीटा। सो एक्चुअल में जब मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं वो इस तरीके से लेते हैं, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ए पॉइंट का बोट निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। बस देखिए, फोर्सेस को हमने ट्रांसमिट किया, तो ये किसका एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी ए पॉइंट पर एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, कुछ थीटा डिग्री पर लग रहा होगा, तो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये है, यस और नो। तो इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका डिटेल में आपको बताऊंगा, बस ये फिगर आपको समझना है कि एक एफ फोर्स है। अब इस फोर्स को मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। ओके, इस फिगर का आगे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने पहले इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी फोर्स का एप्लीकेशन हो सकता है, फोर्सेस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या इफेक्ट हो सकता है, बॉडी को रेस्ट में लाने का प्रयास करेगा फोर्सेस, मोशन में लाने का प्रयास करेगा, रिटार्ड करने का प्रयास करेगा, एक्सलरेट करने का प्रयास करेगा। सो ये सब इसका क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंट ऑफ ए फोर्स स्केल, फोर्स स्केलर फॉर्मुलेशन। ओके, तो मोमेंट क्या है, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू रोटेट अ रिजिड बॉडी अबाउट द फिक्स एक्सिस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक रिंच को पकड़ा है हैंड से, मतलब आई एम अप्लाइंग सम अमाउंट ऑफ फोर्स हेयर, यस और नो। और ये जो बोल्ट है, ठीक है, ये इस नट पे क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ तो ये मूव करेगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या समझे, लेट से इसके बीच यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट से क्या है, डी है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेट से क्या है, स्मॉल डी। और ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो लेट से एफ लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा, इसका मतलब तो वही चीज है कि जब हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो कैसा टेंडेंसी क्रिएट करेगा, रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट करेगा रिजिड बॉडी, है ना, एक फिक्स्ड एक्सिस पे। तो इस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या करेगा, मान लीजिए आपसे बोला गया कैलकुलेट, दिस वाज एक्टिंग फोर्स, फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा था आपका, ठीक है। तो आपको बोला गया कि
इस पॉइंट के अबाउट, हाँ इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आपको क्या करना है, मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स एफ लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी। ओके, सो दिस इज मोमेंट अबाउट पॉइंट, लेट से ये पॉइंट क्या है ओ, तो मोमेंट अबाउट ओ, ये क्या मिल गया आपको, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ मोमेंट। ये हो गया मोमेंट ऑफ ए फोर्स का स्केलर फॉर्मूलेशन। ओके क्लियर। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक बॉडी को हमने कंसिडर किया, इस पॉइंट पर लेट से एक फोर्स एफ लग रहा है इस तरीके से, तो ये फोर्स का ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। मान लीजिए आपको बोला गया कि कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, ओ के अबाउट रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट क्या क्रिएट हुआ था, रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट हुआ था। सिमिलरली यहाँ पर रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट होगा। तो लेट से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी। तो फोर्स इस तरीके से लग रहा है एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर हम पूछें कि मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो दिस इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स स्केलर फॉर्मुलेशन, मतलब मैग्नीट्यूड के टर्म में मैंने लिखा है इसलिए लिखा हुआ स्केलर फॉर्मुलेशन, न्यूटन मीटर। ओके, सो मोमेंट ऑफ ए कपल, लेट से कोई बॉडी है, इस बॉडी पर मैंने दो पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, लेट से ए एंड बी। इस पर इस तरीके से एफ फोर्स लग रहा है, और दोनों अपोजिट नेचर का फोर्सेस लग रहा है, बट इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, एंड आर सेपरेटेड बाय ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से ये सेपरेटेड है, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट अ कपल, यही क्या क्रिएट करेगा, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक कपल क्रिएट करेगा। तो देखिए ये रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है इस तरीके से, तो एक क्लॉक वाइज क्या आएगा, मोमेंट, लेट से एम। इसको क्या लिखेंगे, फोर्स, फोर्स को एक ही बार काउंट करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ ए कपल। आई थिंक इट वुड बी क्लियर। अब डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये तो क्लॉकवाइज था, हो सकता है कि बॉडी पर फोर्सेस जो मैंने कंसिडर किया वो इस तरीके से लग रहा होता, एफ एन एफ सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, तो यहाँ पर क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करता, एम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब साइन कन्वेंशन क्या है आप पर है, इफ यू वांट टू टेक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव देन टेक इट पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव देन टेक इट नेगेटिव। अब आप पर है जो लेंगे, लेकिन फिक्स्ड एक ही लेना होगा यूनिट आप। ओके, सो नेक्स्ट, resolution of a forces. So let's study first resolution of a force into two components. कोई एक फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स ओ पॉइंट पे लग रहा है, एक रिजल्टेंट फोर्स एफ ओ पॉइंट पे लग रहा है, ये थीटा डिग्री पर है फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल। हम लोग देखिए तीन टाइप का फोर्सेस का नेचर हो सकता है, या तो फोर्स हॉरिजेंटल, अगर फोर्स हॉरिजेंटल है तो हम बता सकते हैं कि यस इट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। ओके, अगर फोर्सेस वर्टिकल है तो हम बता सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस, मतलब नेचर को डिफाइन कर सकते हैं इसका। बट इफ फोर्स इज एट थीटा डिग्री, सो फ्रॉम हॉरिजेंटल, देन इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेचर ऑफ दैट फोर्स। सो हम लोग उसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, सो टुवर्ड्स थीटा जो होता है वो कॉस थीटा आता है, इसको ध्यान में रखना है, एफ कॉस थीटा, एंड अवे फ्रॉम थीटा इज एफ साइन थीटा। ओके, तो दिस वाज द रिजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स, मतलब फोर्सेस, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना लग रहा है, टोटल फोर्सेस। तो एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, सिर्फ यही फोर्स लग रहा है। अब नेचर क्या होगा, तो राइट साइड जो फोर्सेस आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन सॉरी, जो लेफ्ट साइड फोर्सेस होगा उसको नेगेटिव लेंगे, जो अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई क्या होगा, वाई में सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, एफ साइन थीटा अपवर्ड, सो पॉजिटिव। ओके, सो रिजल्टेंट जो होता है वो होता है नेट फोर्सेस जो है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। ओके, तो इसमें पुट कर देंगे, जो आएगा वही रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स इनटू ए फोर्स एंड ए कपल। मान लेते हैं कि
कोई एक बॉडी को मैंने कंसिडर किया और उसके 2 पॉइंट को हमने क्या किया है, कंसिडर किया है। लेट से यहाँ पर कोई एक फोर्स लग रहा है सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस डी। तो इसको हमको करना है एक फोर्स में यानी कपल। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ओके लेट यहाँ पर इस तरीके से कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का एक फोर्स एफ लग रहा है इस तरीके से बी पॉइंट पर। हमको रिजोल्व करना है सारे फोर्सेस को बी पॉइंट पर। तो ये जो फोर्स है ये एफ और ये एफ एक कपल क्रिएट कर रहा है बी पर, यस और नो? ये जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट है ना, और परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है दोनों, तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, कपल का। तो इसका मतलब बी पॉइंट पर तो एक कपल आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल आ गया मोमेंट, ठीक है। और एक फोर्स भी एफ लग रहा है इस तरीके से, तो एफ फोर्स, तो एक फोर्स और एक कपल में ये कन्वर्ट हो चुका है जो सिस्टम दिया हुआ था। आई थिंक इट वुड बी क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या है कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट द पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। मतलब ये जो फोर्स एफ है ये तो रिजल्टेंट फोर्स, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, लेट्स से ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है ओ, मतलब इस रिजल्टेंट फोर्स का जो मोमेंट होगा इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो किसके बराबर होगा? तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसके मोमेंट के सम के बराबर। समझ में आ गया होगा? अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए लेट से ये हॉरिजेंटल से क्या बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस ए पॉइंट पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजेंटल एफ कॉस थीटा और एक वर्टिकल दैट इज एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट आ गए। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है इस फोर्स का, ये तो क्लियर होगा, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले लेट से ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं वाई मीटर। तो सबसे पहले ये बताइए मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये तो पता है आप लोगों को, मोमेंट ये तो पता है। तो फोर्स मान लीजिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, माइंड में वो कंसेप्ट मेरा यूज हुआ किसका, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का। इस फोर्स को मैंने इस पॉइंट पे ट्रांसफर कर दिया अपने माइंड में और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि उसके लाइन ऑफ एक्शन पे तो नेचर चेंज होगा नहीं। सो क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई। तो ये क्लॉक वाइज होगा इस पॉइंट के अबाउट, तो क्लॉक वाइज अब आप पर है क्या लेना है, हम क्लॉक वाइज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज निगेटिव होगा। तो ये जो अब दूसरा फोर्स है जो वर्टिकल लग रहा है एफ साइन थीटा, इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉक वाइज आ रहा है, तो माइनस एफ साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स को मैंने माइंड में यहाँ ट्रांसफर किया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज के, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्स। तो ये मोमेंट अबाउट ओ आ गया, ये तो क्लियर हो गया होगा। ये कंपोनेंट्स का मोमेंट आया है, मोमेंट सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स आ गया है। अब ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। तो रिजल्टेंट का मोमेंट क्या होगा, मान लेते हैं ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो मान लेते हैं क्या कि इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को मैंने अब कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस पॉइंट पर, जो कि इस पॉइंट से क्या है, परपेंडिकुलर, और इसका डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है। मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ए डैश पे फोर्स को, इसके लाइन ऑफ एक्शन पे एफ। तो अब बताइए मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डी इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू वाई माइनस एफ साइन थीटा इंटू एक्स। यही है आपका वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट ओ इन न्यूटन मीटर। ओके, तो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। आपको कंपोनेंट्स का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 यहाँ पर, और लेट से ये थीटा डिग्री है, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं लेट से पी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लेते हैं 2 मीटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 5 मीटर, और ये फिक्स है, ओ पॉइंट है मान लेते हैं ये। तो पूछा है मोमेंट अबाउट ओ निकालिए, ठीक है।
तो सबसे पहले ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, उसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, तो उसको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा क्योंकि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो सब सेंटर की तरफ होगा। एक ये होगा वर्टिकल और एक ये होगा हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल फोर्स क्या होगा, टुवर्ड्स थीटा है, तो एफ कॉस थीटा। एफ कितना है 100, तो 100 कॉस थीटा और ये 100 साइन थीटा। ओके, दो कंपोनेंट आ गया इसका, 100 कॉस थीटा 100 साइन थीटा। अब हमको कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, और ये ट्राइंगल पता है हमको, ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 होगा। यस और नो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट 5 होगा ना। तो यहाँ से साइन थीटा क्या मिलेगा आपको, ये थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया 100 इंटू साइन थीटा इज 3/5, और यहाँ मिल गया 100 इंटू 4/5, तो यहाँ से कितना मिला 60 न्यूटन, यहाँ से कितना मिला 80 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। मैं हमने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट दोनों निकाल लिया, अब हमको मोमेंट अबाउट ओ निकालना है, ठीक है। मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सबसे पहले मान लेते हैं हॉरिजेंटल फोर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इसके लाइन ऑफ एक्शन पे हमने माइंड में ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे फोर्स यहाँ पर। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, फोर्स कितना है 80 न्यूटन। 80 कैसे लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो 80 इंटू 2 मीटर। अब देखिए ये जो है 60 न्यूटन, ये इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। 60 इंटू इस फोर्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, तो 160 प्लस कितना 300, तो यहाँ से कितना हो गया 460 न्यूटन मीटर, आंसर। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है, ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स वेक्टर फॉर्मुलेशन। ओके, वेक्टर फॉर्मुलेशन में हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी हमने कंसिडर किया है इस तरीके से। ओके, सो लेट से इस पॉइंट से एफ फोर्स, एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इसका क्या है लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का। ओके, एक पॉइंट ओ है, ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है, मतलब इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन का टेंडेंसी क्रिएट हो रहा है ना। तो फोर्स इनटू मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा आर वेक्टर, ये पॉइंट ए। मतलब सिंपल तरीके से समझना है कि कोई एक फोर्स एफ है, ठीक है, जो कि ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई एक फोर्स एफ है जिसका लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। फिर से रिपीट करना है कि कोई एक फोर्स एफ वेक्टर है जो ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कोई एक फोर्स एफ है जो ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ओ फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हमको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है, पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से मोमेंट वेक्टर क्या होगा, मोमेंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट हो जाएगा आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको, आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन का दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आर वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, ए वेक्टर दिया हुआ है डी ई एफ, तो इस तरीके से यूज करके आप मोमेंट निकाल सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द मोमेंट अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप acting through the point माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेम फिगर बना लेते हैं। ये फोर्स F है, ये A पॉइंट है जिससे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है। ये कोई पॉइंट O है, ये R वेक्टर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, हाँ। फाइंड द मोमेंट अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, दिया हुआ है उसका वैल्यू। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या हम बोले थे? O। तो O कितना दिया हुआ है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऑफ अ फोर्स। ऑफ अ फोर्स, फोर्स दिया हुआ है कितना? कितना ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्टिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रहा है कौन फोर्स? ये फोर्स, ठीक है। माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप फोर्स लग रहा है इस तरीके से। अब बाकी सब सिंपल है। मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो दिस माइनस दिस, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये माइनस ये करेंगे ना, तो कितना होगा? माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i कैप, फिर 3 माइनस 2 कितना होगा? प्लस जे कैप, और दिस माइनस दिस मतलब माइनस 2k कैप क्रॉस एफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से आ गया। अब मोमेंट क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इस तरीके से मैंने आपको बताया, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। आर वेक्टर और एफ वेक्टर यहाँ पे डिटर्मिनेंट के टर्म्स में। अब इसका कॉन्स्टेंट्स क्या क्या दिया हुआ? आर का -3 1 -2 1 1 1 1 1 1। यहाँ से आप मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, मैं बता देता हूँ, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। अब यहाँ के बाद अगर सवाल में ऐसा बोला कि इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो सिंपल है। मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसके कांस्टेंट का स्क्वायर का सम। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ सोल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, सॉरी, हाँ, आपको आंसर मिलेगा 5.1 यूनिट्स। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। सो यू शुड राइट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। फोर्स दिया हुआ है इन किलो न्यूटन, पासिंग थ्रू पॉइंट 3, 1, -4 मीटर अबाउट 213 मीटर इज ब्लैंक किलो न्यूटन मीटर। कितना होगा? सिंपल है, निकाल सकते हैं। एफ वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। आर वेक्टर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो कितना है? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। और किस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है? जो ए वेक्टर था, कितना? 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप। तीनों पता है। मोमेंट अबाउट फिक्स पॉइंट ओ, मान लेते हैं ओ पॉइंट होगा, उसके अबाउट निकालना है तो क्या होगा? आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। उसको डिटर्मिनेंट के टर्म्स में लिख दीजिए, आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, मान लीजिए निकालने के बाद इसका ए बी सी आया, इसका डी ई एफ आया, उसको पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर में, आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक। सो नेक्स्ट, नाउ
Let's come to the next topic, that is force system. So force system is the collection of two or more forces acting simultaneously on an object. एक ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहा है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहा है, मे बी कुछ सेंटर की तरफ, कुछ सेंटर से अभी कुछ मोमेंट आ रहा है ना। तो इस तरीके से फोर्सेस लग रहा है बॉडी, तो उसको बोलते हैं फोर्स सिस्टम। सो फोर्स सिस्टम में भी कोप्लानर मतलब टू डायमेंशनल, या नॉन कोप्लानर दैट इज थ्री डायमेंशनल। हम लोग का मेन स्टडी है कोप्लानर, मतलब टू डायमेंशनल स्टडी हम लोग करेंगे कोप्लानर। सो कोप्लानर का सब कैटेगरी क्या है? कोलिनियर फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, concurrent force system, non-parallel, non-concurrent force system. Okay, so let's start with coplanar collinear force system. coplanar collinear, तो कोप्लेनर जैसे आया समझ गए कि ये टू डायमेंशनल प्लेन में लाई कर रहा है बॉडी, और कोलिनियर है, ठीक है। फोर्स सिस्टम तो क्या होगा? लेट्स से all the forces of this force system are coplanar and line of action of all the forces are same. मान लेते हैं कि ये फोर्स लेट से F1 इस पॉइंट पर लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स का लेट से, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है? यही है, पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये दिया हुआ है। और कोई एक और डिफरेंट फोर्स लेट से F2 लग रहा है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम ही है। तो जो फोर्स सिस्टम दिया हुआ है वो कैसा है? कोलिनियर है, एक ही लाइन पर लाई कर रहा है ना। तो दिस इज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। सिमिलरली यहाँ भी देखें, मान लीजिए ये इसका क्या है, ये कोई एक एफ फोर्स, लेट से ये F1 फोर्स लग रहा है, ये F2 फोर्स लग रहा है, ये से F3 फोर्स लग रहा है, ये F4 फोर्स लग रहा है। तो ये F1 F2 क्या है? कोलिनियर फोर्सेस टू ईच अदर। ये F3 F4 क्या है? कोलिनियर फोर्सेस है। ओके, यहाँ पर इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअली सिर्फ बात करें F1 F2 का, तब सिर्फ F3 F4 का बात करें, तब तब के केस में हम बोल रहे हैं। ओके, अब आते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। सो ऑल द फोर्सेस ऑफ दिस फोर्स सिस्टम आर कोप्लेनर, 2D प्लेन में है, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ओके, तीनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ऑल द फोर्सेस of this force system are coplanar, okay, and line of action of all the forces intersect at a point. एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्सेस का, दे विल इंटरसेक्ट एट ए फिक्स्ड पॉइंट O। इसको बोलते हैं कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नंबर ऑफ फोर्सेस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तीन ही, चार फोर्सेस, पांच फोर्सेस, कितना भी फोर्स हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट से होगा। जैसे ओके, हाँ, जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट लेट से ये F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से कोई F2 फोर्स लग रहा है, यहाँ से कोई F3 फोर्स लग रहा है, यहाँ से कोई F4 फोर्स लग रहा है। और तो ये भी क्या है? ये भी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। किसी फिक्स्ड पॉइंट O के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस आ रहा है ना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट इज coplanar but non-parallel non-concurrent force system. So all the forces of this force system are coplanar, मतलब 2D प्लेन में फोर्सेस लाई कर रहा है, and line of action of all the forces are neither parallel nor concurrent। मतलब concurrent तो है नहीं, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक सिमिलर पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा है, सो concurrent तो है नहीं। दूसरी बात, neither parallel, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ये तो पैरेलल है नहीं एक दूसरे के अबाउट, सो ये क्या है? कोप्लेनर बट नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सो ये था फोर्स सिस्टम। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स सिस्टम। सो कोई भी एक बॉडी को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स से कोई एक रैंडम बॉडी है जिस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ रहा है। इस बॉडी पर कुछ सेंटर की तरफ फोर्सेस आ रहा है, कुछ फोर्सेस सेंटर से अवे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर मोमेंट भी आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। So it is a single force and associated moment obtained by combining all the forces of a force system acting on a rigid body. So resultant क्या है?
ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस जो लग रहा है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल फोर्स सिस्टम, एक सिंगल फोर्स में, है ना, तो दैट इज ए रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन डायरेक्टली, है ना। क्वेश्चन में क्या है आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि रिजल्टेंट ऑफ ए कोप्लानर पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होगा, है ना। रिजल्टेंट ऑफ ए कोप्लानर पैरेलल, देखिए फोर्स सिस्टम पैरेलल है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है पैरेलल है, यस और नो, पैरेलल है, हाँ ठीक है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वेरिंग वेरिंगनॉन्स थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। उससे पहले रिजल्टेंट निकाल लीजिए, फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना होगा। तो मैंने बताया साइन कन्वेंशन आपको पहले ही, साइन कन्वेंशन में बताया कि जो फोर्सेस सेंटर से इधर लगेंगे राइट साइड दैट इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड दैट इज नेगेटिव, यहाँ से अपवर्ड जो लग रहे होंगे पॉजिटिव, जो फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक। तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ये इसका तो क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्टिकल का क्राइटेरिया है। तो अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो अपवर्ड 400 न्यूटन प्लस 500 न्यूटन माइनस 600 न्यूटन, सो टोटल फोर्स 9 माइनस 6 मतलब 300 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स आया है। अब देखिए सवाल में आपको क्या कहता है, हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, तो सवाल में ऐसा दिया हुआ था, पहला रिजल्टेंट को निकालिए, निकाल लिए रिजल्टेंट, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है कि मोमेंट अबाउट ए निकालिए, ठीक है। मोमेंट अबाउट दिस फिक्स दिस पॉइंट ए के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है, और फिर रिजल्टेंट जो फोर्स आया है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए हमको निकालना है, ठीक है। इतना हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने रिजल्टेंट को निकाला, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स 300 न्यूटन। अब हम लोग मोमेंट अबाउट ए निकालते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से आते हैं फोर्सेस, तो सबसे पहला फोर्स यहाँ अबाउट निकाल रहे हैं, तो उसके अबाउट सारे मोमेंट जीरो होंगे, बाकी फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। 500 न्यूटन, सो 500 इंटू ये जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो आपको लेना है हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। लेट अस कंसिडर निगेटिव, सो माइनस 500 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 + 3 6, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6। सिमिलरली 600 जो फोर्स लग रहा है ये इसका वो क्लॉक वाइज है, तो प्लस 600 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3। ये फोर्स तो जीरो होगा, इस पॉइंट का वोट मोमेंट सारा जीरो होता है जिस पॉइंट का वोट निकाल रहे हैं, तो 1800 माइनस 3000 आई थिंक, है ना। तो यहाँ से आ गया 1200, है ना, माइनस 1200 न्यूटन, न्यूटन मीटर। तो माइनस कहने का मतलब क्या है, 1200 न्यूटन मीटर आया, माइनस हम लोग किसको कंसिडर करके चल रहे थे, किसको कंसिडर कर रहे थे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज को। इसका मतलब फोर्स का जो नेचर आया है वो कैसा आया है, एंटी क्लॉकवाइज आया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो बाई वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन्स थ्योरम याद होगा, वेरिग्नॉन्स थ्योरम मान लेते हैं कि रिजल्टेंट किसी इस पॉइंट पर लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर लग रहा है इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आर, आर जो कि आया है आपका 300 न्यूटन, जो कि ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, एक्स। तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट अबाउट ए, बताइए, आर इंटू एक्स, याद है वेरिग्नॉस थ्योरम, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इंटू एक्स इक्वल्स टू बाकी मोमेंट्स का सम, जो कंपोनेंट्स हैं बाकी उसके मोमेंट्स का सम हम लोग करते हैं, तो उसका सम कितना आया है, 1200 आया है, इसको आप 1200 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 1200 बाई आर, आर कितना है 300, ओके, तो 300 3 4 जा 12, सो इट विल बी 4 मीटर। हम्म
ओके, सो मोमेंट अबाउट ए, आर इंटू एक्स हमने किया, उसको इक्वल किया उसके कंपोनेंट्स के मोमेंट के सम के बराबर, और मेरा डिस्टेंस आ गया 4 मीटर। So let's come to the next question. इसमें क्या निकालना है? Three parallel forces are shown in the figure. The distance of the resultant force P in mm क्या होगा, है ना? तो सेम कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पर। सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स निकालना है। अपवर्ड पॉजिटिव 300 प्लस 900 माइनस 400, ठीक है। 1200 माइनस 400 इज 800, है ना? हाँ, 800 आ गया, 800 न्यूटन। अब हमको क्या निकालना है? मोमेंट अबाउट पी, पी निकालना है, तो मोमेंट अबाउट पी निकालते हैं, क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट तो सब जीरो होगा। अब यहाँ से चलते हैं, ये इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो माइनस 900 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 40, ठीक है। ये इसके अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो प्लस 400 इंटू कितना, 30, सो 3600 माइनस 36,000 हो जाएगा ना, हाँ, प्लस 12,000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24,000 आई थिंक ना, हाँ। तो यहाँ पर इतना न्यूटन आ गया, न्यूटन मीटर, है ना। तो निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? निगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पी। तो पी से डिस्टेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इस तरीके से लग रहा है यहाँ पर आर, जो कि यहाँ से डिस्टेंस एक्स पर है। तो आर इंटू एक्स मतलब आर कितना, 800 इंटू एक्स इक्वल्स टू कितना, 24,000, जो कंपोनेंट्स का मोमेंट किस सम के बराबर होता है? वेरिग्नॉस थ्योरम, वेरिग्नॉस थ्योरम भाई अभी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, वेरिग्नॉस थ्योरम, ओके। तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24,000 अपॉन 800, तो 30। तो क्या आ गया, 30 मीटर। मतलब रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा? इस पॉइंट से 30 mm पर, मतलब इसी पॉइंट पर रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा, जो आया था वैल्यू 800 न्यूटन, ओके। ये तो क्लियर हो गया होगा कि रिजल्टेंट को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ओके। सो और भी क्वेश्चंस है, मैं आपको पीपीटी जब शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, है ना। रिजल्टेंट ऑफ ए कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम मतलब समझ में आ गया होगा, जो भी फोर्सेस होंगे एक पॉइंट से पास कर रहे होंगे, उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, है ना। देखिए, ओके। तो सबसे पहला जो फोर्स है, फॉर टू फोर्स सिस्टम बाय पैरेललोग्राम लॉ। रिजल्टेंट किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर टू फोर्स सिस्टम बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। सो इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडिशन साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यहाँ पर दो पैरेललोग्राम का एडिशन साइड दिया हुआ है, उससे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो फोर्सेस को। लेट्स से दो फोर्सेस क्या क्या है, ये F1 है और ये F2 है, जो थीटा एंगल पर है, दोनों एक दूसरे के, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल, और जो उसका डायगोनल होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रिजल्टेंट यानी आर, ठीक है। ये थीटा है पूरा, और ये मान लेते हैं हॉरिजेंटल से कितना बना रहा है, अल्फा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये फोर्सेस क्या था, F1, और ये फोर्स क्या था, F2। यहाँ तक क्लियर है हाँ। तो बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट, लेट्स से कॉमन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं से ओ। इस कॉमन पॉइंट ओ से इन लोग पास कर रहा है, ओके, दिस इज द कॉमन पॉइंट ओ, यहाँ से पास कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके हम लोग रिजल्टेंट के फॉर्मूला को यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, ओके। सो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल है अल्फा, ओके। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका, दिस इज F2, ओके। ये वाला एंगल क्या होगा, ये ये जो साइड है, ठीक है, ये साइड हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये साइड हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये साइड हॉरिजेंटल के साथ थीटा, ये वही साइड को तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं, वही साइड को यहाँ पर, तो ये साइड हॉरिजेंटल के साथ कितना बना रहा है, थीटा।
तो इसका दो कंपोनेंट आएगा टूवर्ड्स थीटा। ये F2 फोर्स है तो यहाँ पर वही फोर्स तो लग रहा है F2, सो F2 कॉस थीटा और ये F2 साइन थीटा अवे फ्रॉम थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट क्या होता है? ऑल द फोर्सेस इन एक्स। तो सबसे पहले एक्स में क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एफ ऑफ एक्स, टोटल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो एक्स में क्या क्या लग रहा है? एक तो ये F1 लग रहा है जो कि राइट साइड ही लग रहा है, तो F1 पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरा क्या लग रहा है? F2 जो कि यही डायरेक्शन है इसका, तो F2 कॉस थीटा। एफ ऑफ वाई क्या लग रहा है? एफ ऑफ वाई क्या लग रहा है? सिर्फ F2 साइन थीटा लग रहा है एफ ऑफ वाई में, F2 साइन थीटा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर का सम होता है, ठीक है। तो रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब क्या? F1 प्लस F2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस F2 साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? रूट अंडर, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, सो क्या होगा? F1 स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करके ब्रेक कर देते हैं। सो ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। ये क्लियर है। अब दूसरा बात क्या है कि हमको अगर अल्फा निकालना है, अल्फा, ये अल्फा रिजल्टेंट तो आ गया, आर यही है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया रिजल्टेंट का आपको। अब हमको अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा कैसे निकालेंगे? तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? F2 साइन थीटा अपॉन बेस, बेस कितना है? F1 प्लस F2 कॉस थीटा, है ना। F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। सो यहाँ से अल्फा क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है? तो यहाँ पर आप लोग स्टार देकर के लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इफ द एंगल अल्फा which the resultant force makes with the other force F1। अगर मान लीजिए एंगल जो अल्फा बन रहा है रिजल्टेंट फोर्स का, किसके कारण, किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है? F1 के रिस्पेक्ट में। तब जो अल्फा का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका? टेन इनवर्स F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। और यही चीज अगर सेम इफ द एंगल अल्फा विद द रिजल्टेंट मेक्स विद द अदर फोर्स F2, अगर यही ऊपर जो कंडीशन लिखा हुआ अगर वो F2 के साथ बना रहा होता तो अल्फा क्या होता? टेन इनवर्स F1 साइन थीटा बाई, ये आप निकाल भी सकते हैं, मतलब वैसा कोई, मतलब मैं रटने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये अल्फा बना रहा था इसके साथ, अब आप इसके साथ अल्फा कर दीजिए, उसके बाद निकाल के देखिए क्या चेंज आता है ना। कोई दिक्कत नहीं, वही चीज लिखा हुआ है वहाँ। ओके, तो ये क्लियर होगा आप लोग। तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है टू फोर्सेस, टू फोर्सेस दिया हुआ है आपका। एक दिया हुआ है 160 न्यूटन एंड 260 न्यूटन आर एक्टिंग सिमल्टेनियसली। एट ए पॉइंट, देखिए एक ही पॉइंट से लग रहा है, मतलब पैरेललोग्राम लगाया जा सकता है, और दोनों के बीच का एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल आपको 60 दिया है। तो पूछ रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस विल बी,
रिजल्टेंट क्या होगा? तो आर क्या होता है? रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसमें F1 F2 कॉस थीटा पुट कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा बात, अगर आपको अल्फा निकालने के लिए कहा, ठीक है, तो अल्फा किसके साथ निकालने के लिए, अगर वो कह दिया कि F1 के साथ अल्फा निकालिए या कुछ नहीं कहा है, तो सिंपली आप यूज कर लेंगे tan इनवर्स, जो भी यूज करना होगा, F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बस इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको अल्फा भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा है क्या? अल्फा क्या है ये इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ बता देते हैं। अल्फा है क्या? अल्फा यहाँ पर क्या है? इज द, नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल नहीं बोल करके यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा बोलना, सॉरी तो तभी रेज हो गया आपका। हाँ आप लोग तो लिख लिए होंगे शायद, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा लिखना हॉरिजेंटल, ना लिख करके हम लोग वहां पर क्या लिख सकते हैं, विथ फोर्सेस F1 जो आपका दिया हुआ है और F2, जो दो फोर्सेस है ना, उसके साथ जो एंगल बन रहा होगा वो अल्फा होगा उसके रिस्पेक्ट में, मतलब रिजल्टेंट दूसरे फोर्सेस के साथ जो एंगल बना रहा है ना, अल्फा। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसके बाद कुछ कंसेप्ट पर आएंगे। क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज, क्या पूछा है? रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा होगा है ना, वो पूछा है, मतलब पूछा क्या है, अल्फा आपसे पूछा है अभी, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, फिगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से कुछ, 6 किलो न्यूटन, ये दिया हुआ है आपका 2 किलो न्यूटन। ओके, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ओके, इसको सोल्व कैसे करेंगे आप लोग, देखिए, एंगल ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्टेंट को डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं कि रिजल्टेंट इस पॉइंट से इस तरीके से लग रहा है आर, जो कि इस फोर्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेम कंडीशन जो पहले मैंने आपको समझाया वही चीज यूज कर रहे हैं। ये एक रिजल्टेंट फोर्स लेट से आर लग रहा है, जो एक फोर्स से क्या बना रहा है, F1 मान लेते हैं, ये फोर्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, F1 दिस फोर्स इज F2। ये क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, F1 F2 तो हम लोग डिफाइन कर दिए और रिजल्टेंट को डिफाइन कर दिए। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, पूरा 180 होता है। तो एक 180 माइनस 60 माइनस 45 करेंगे तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, इसको मान के चलते हैं अल्फा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अल्फा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, यही तो बताए थे फॉर्मूला आप लोगों को। तो बस इसमें लगाइए टेन इनवर्स ऑफ F2 साइन थीटा, F2 कहाँ है, 6 साइन थीटा। थीटा कितना है, दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं, अभी पहले पढ़ाए थे हम। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा 75 डिग्री अपॉन F1। F1 कितना है, 2 + 6 कॉस ऑफ 75 डिग्री। सोल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 58.49। लेकिन 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 सवाल क्या कहा है,
कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये दिया, ये आया है आपका कितना 58.49, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा इसका रिजल्टेंट का वो क्या होगा अल्फा प्लस 45 डिग्री, मतलब 58.49 ये प्लस ये, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मिल जाएगा हमको प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 103.49 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल था ये, आप लोग ट्राई, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम पीपीटी में अटैच कर देंगे, जब पीपीटी आप लोगों को देंगे तब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर सेवरल फोर्सेस बाय मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। रिजल्टेंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर सेवरल फोर्सेस, है ना, बाय यूजिंग मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मान लीजिए F1 फोर्स F2 फोर्स इस तरीके से लग रहा है इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है ये थीटा 1 बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, ये थीटा 2 बना रहा है, ये हॉरिजेंटल के साथ मान लेते हैं थीटा 3 बना रहा है, ये हॉरिजेंटल के साथ मान लेते हैं थीटा 4 बना रहा है। तो जो रिजल्टेंट होगा उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसका कंपोनेंट्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स कैसे डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट डिफाइन करेंगे F1 cos थीटा 1, F1 sin थीटा 1। सिमिलरली इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, F2 cos थीटा 2, F2 sin थीटा 2, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या F3 cos थीटा 3, F3 sin थीटा 3। सिमिलरली यहाँ पर क्या डिफाइन करेंगे हम लोग, जो हॉरिजेंटल के साथ जो बन रहा है, रिजल्टेंट जो हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है थीटा 3, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो फोर्सेस कंपोनेंट्स को हम यहाँ कंसिडर किए, तुम यहाँ भी कर लो इसका कंपोनेंट, है ना, कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से F4 cos थीटा 4, और ये कंपोनेंट क्या होगा F4 sin थीटा 4। अब कुछ नहीं करना है, अब रिजल्टेंट निकालना है, तो टोटल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन लेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो राइट साइड लग रहा है वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड वो नेगेटिव, तो राइट साइड फोर्सेस टेकिंग सम, तो F1 cos थीटा 1 ये लेफ्ट साइड माइनस F2 cos थीटा 2 ये भी लेफ्ट साइड माइनस F3 cos थीटा 3 ये राइट साइड प्लस F4 cos ऑफ थीटा 4। सिमिलरली Fy क्या होगा, Fy विल बी अपवर्ड लग रहा है, तो F1 sin थीटा 1 प्लस F2 भी अपवर्ड F2 sin थीटा 2, ये डाउनवर्ड माइनस F3 sin थीटा 3, ओके, माइनस F4 sin थीटा 4। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर रिजल्टेंट का हमसे एंगल पूछा गया कि एंगल क्या होगा, मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट आया, टोटल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आया, मान लेते हैं वो हॉरिजेंटल के साथ कितना बना रहा है एंगल थीटा, आर जो आया वो एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये वर्टिकल क्या है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो इसके साथ मान लेते हैं क्या एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा, तो आर तो समझ में आ गया, तो थीटा क्या होगा, एंगल क्या बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मान लेते हैं हम यही कंसीडर किए होते ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है समझ, अगर हम ऐसा कंसीडर किए होते ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स है, वर्टिकल समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है, और ये जो रिजल्टेंट है आर ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा क्या होगा, थीटा tan इनवर्स, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अब क्या है थीटा के सामने वाला साइड, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो किसके साथ थीटा लिए वो मैटर करता है, समझ में आ गया। तो आप एग्जाम में दोनों निकाल सकते हैं कि थीटा विथ हॉरिजेंटल क्या है तो ये है, थीटा विथ वर्टिकल क्या है तो ये है। और जनरली ऐसा होगा कि थीटा अगर आप मान लीजिए हॉरिजेंटल के साथ निकाल लिए तो वर्टिकल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा ऑलवेज, ऐसे भी निकाल सकते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एमसीक्यू में हो सकता है कि मतलब आपको थोड़ा तंग करने का प्रयास किया जाए,
तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फोर्स फॉर रिजल्टेंट फोर्स फॉर सेवरल फोर्सेस बाय यूजिंग मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। पॉलीगन मेथड भी होता है, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन, यहाँ पर टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, और लास्ट में समय बचेगा तो क्वेश्चन में करवा दूँ, ठीक। लेकिन अभी मैं पीपीटी में आपको क्वेश्चन लिख करके और मैं जब शेयर करूंगा तो उसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और मैं कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। फिगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का, ये 6200 न्यूटन दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है इस तरीके से 3800 न्यूटन, ये आपको दिया हुआ है 4000 न्यूटन, ये 45 डिग्री बना रहा है, ये आपका बना रहा है 50 डिग्री, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, मतलब आर रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, सबसे पहले ये आपका जो है ये परपेंडिकुलर है इस पर, ठीक है, सरफेस पर, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये तो सिंपल सिंगल कंपोनेंट होगा 6200, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बना सकते हैं आप लोग इस, देखिए पहले से कंपोनेंट को रिजोल्व करते हैं, ठीक है। सारे फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं, है ना। तो ये थीटा हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजेंटल के साथ 45 बना रहा है, रिजल्टेंट हॉरिजेंटल के साथ 45, तो कितना होगा 400 कॉस 45 डिग्री, 400 साइन 45 डिग्री, ये तो 6200 ही रहेगा। सिमिलरली ये क्या होगा, हॉरिजेंटल के साथ रिजल्टेंट 50 डिग्री, हॉरिजेंटल के साथ रिजल्टेंट 50 डिग्री, तो 3800 कॉस 50, 3800 साइन 50 डिग्री। ओके, अब सिंपली हम लोग लेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जितने भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में उसका सम, तो क्या क्या होगा, तो एक्स में जो राइट साइड लग रहे हैं सेंटर से वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड लग रहे हैं वो निगेटिव। तो देखो ये राइट साइड लग रहा है, सेंटर से मतलब यहाँ से मत सोच लीजिएगा, ठीक है, मतलब जो भी फोर्सेस राइट साइड लग रहे हैं यहाँ वो पॉजिटिव, और जो फोर्सेस लेफ्ट साइड लग रहे हैं वो निगेटिव है। तो राइट साइड क्या लग रहा है 400 कॉस 45 हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और क्या लग रहा है माइनस, इस साइड लग रहा है माइनस 3800 कॉस और 45 डिग्री। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लेंगे तो क्या आएगा 400 साइन 45 डिग्री, डाउनवर्ड निगेटिव 3800 साइन 45 डिग्री, ठीक है। और क्या लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है माइनस 6200, अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा 600.83 न्यूटन के आसपास, जो भी आएगा इसके आसपास मिलता है, ठीक है। सोल्व तो आप लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे इसका वैल्यू निकालिए, और आर क्या हो जाता है रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा कि सर कहीं वो वहाँ पर जो आप रिजल्टेंट का यूज किए थे फार्मूला, वो क्या यूज किए थे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। वहां सिर्फ दो फोर्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल, सिर्फ दो फोर्स सिस्टम के लिए पढ़े थे, ये मल्टी फोर्स सिस्टम के लिए फार्मूला हम यूज करें, ये दिमाग में रखना है, ये नहीं कि यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाइए, तो ये तो गलत। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक आई थिंक, हाँ ये लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल 1 का, रिजल्टेंट ऑफ ए नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। फोर्सेस नॉन पैरेलल है और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम आपको दिया हो, तो इसका रिजल्टेंट कैसा हो क्या हो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये फोर्स को हम रिजोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसके लेट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मैंने फोर्स को क्या किया है रिजोल्व करा, यहाँ पर किया है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो रिजोल्व करते हैं, तो सबसे पहले F1 फोर्स को इस पॉइंट पर रिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो ये F1 फोर्स अपवर्ड है, अब यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे, देखिए यहाँ पर F1 फोर्स है, यहाँ पर हम एक डाउनवर्ड फोर्स लगाए,
F1 और एक अपवर्ड फोर्स भी क्या लगा है F1, कपल वाला, याद कीजिए। तो फोर्स F1 ये जो है इस पॉइंट को क्या क्रिएट करेगा, कपल। ठीक है, तो कपल अगर क्रिएट किया तो इसमें से आपको ये है और ये कपल में कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब ये F2 फोर्स, तो F2 फोर्स आपको लग रहा है इस तरह किया, और ये क्लॉकवाइज क्यों लिए, क्योंकि देखिए ये F1 है और इस पॉइंट पर हम क्या लिए F1, तो ये इस तरीके से क्रिएट कर रहा है ना कपल। नेक्स्ट आते हैं, अब F2, तो F2 अपवर्ड, अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर F2 फोर्स लिए, तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या क्रिएट कर रहा है, कपल क्रिएट कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, परपेंडिकुलर फोर्सेस। तो ये आपको क्रिएट कर रहा है क्या, कपल। ठीक है, तो ये मोमेंट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर F2 फोर्स भी लग रहा है, लेकिन मोमेंट ये जो क्रिएट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मोमेंट था ये किसके लिए था, M1 था, और ये जो मोमेंट क्रिएट हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में, ये मोमेंट फोर्स 2 हो गया। अब तीसरा फोर्स F3 जो लग रहा है, F3 फोर्स का नेचर तो यही होगा, लेकिन ये फोर्स भी सेम मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा इस पॉइंट पर। कैसे, सेम का यूज कीजिए इसके लिए भी, दो फोर्सेस, एक तो F3 इसी के अबाउट लगेगा और एक उसके अपोजिट, तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो लग रहा होगा वो क्या क्रिएट कर रहा होगा, एक मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा M3। ठीक है, तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो जो रिजल्टेंट मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए जो फोर्सेस आया उसका रिजल्टेंट क्या आ गया R। ठीक है, और एक रिजल्टेंट मोमेंट क्या आ गया N। तो ये कन्वर्ट हो गया, ये आपको ऐसे सेमेस्टर के लिए तो खैर नहीं पढ़ना है और इससे उतना क्वेश्चंस भी, लेकिन गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज रिजल्टेंट ऑफ ए नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, पीपीटी में भी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।